अगर हम लाइसेंसिएट की एग्ज़ाम देते हैं III मुंबई से या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, तो हमको IC01 नाम की एक बुक पढ़नी पड़ती है जो कंपलसरी है। इस बुक में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इसका नाम है और ये कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। IC01 इस बुक को पास करने के लिए 60% कंपलसरी है। 60% मार्क्स जब तक नहीं आते हैं तब तक हम पास नहीं हो सकते। टोटल बुक के हिसाब से 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, और उसमें हमको 60% पासिंग लाना पड़ता है। चैप्टर्स की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड एवोल्यूशन, बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस कस्टमर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके बाद दो एनेक्सर है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया का। टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें पासिंग मेरा 60% होता है। आज हम लोग इस बुक के कंटेंट्स की बात करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि इसके थ्रू हम एटलीस्ट 60% पासिंग मार्क लेके आए। चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल दिया हुआ रहता है। अब रिस्क किसको कहते हैं, तो पेरिल पहला ही आता है। पेरिल इज ए काउज ऑफ लॉस। जहाँ पे रिस्क की बात होगी वहाँ पे लॉसेस भी होगा। पहला ही टर्मिनोलॉजी है पेरिल। पेरिल काउज ऑफ लॉस। पेरिल और हजार्ड में एक डिफरेंस होता है। पेरिल इज ए काउज ऑफ लॉस एंड हजार्ड इज ए इफेक्ट ऑफ लॉस। समझो, किसी को अगर लंग कैंसर हुआ तो स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हुआ तो स्मोकिंग विल बी हजार्ड एंड लंग कैंसर वुड बी ए पेरिल। अब एनीथिंग दैट काउज ऑफ ए लॉस इज कॉल्ड पेरिल। किसी भी चीज़ से जिससे हमको नुकसान होता है वो पेरिल होता है। एज पर एग्जाम्पल फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। जिस किसी से भी हमको नुकसान होता है दैट इज कॉल्ड peril. Cause of loss is called peril. An event or accident that may cause a loss is called peril. Peril और hazard में बेसिक डिफरेंस, hazard काउज ऑफ लॉस हो गया पेरिल, और जिसके कारण हमको होता है वो होता है hazard। अब रिस्क किसको कहते हैं, तो पेरिल अलग होता है, रिस्क अलग है। अकॉर्डिंग टू पेरिल जो है वो अपने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के कारण रिस्क से अलग हो सकता है। नॉर्मली जो कुछ भी अनसर्टेन आउटकम है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड ए रिस्क। इफ देयर इज ए चांस ऑफ आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, दैट इज ए रिस्क। अब रिस्क की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिखा गया है कि रिस्क को 5 ब्रॉड कैटेगरी में अलग अलग किया गया है। एक होता है कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, दूसरा इम्पोर्टेंट रिस्क। अब जो कुछ भी नेचुरल डिसेस्टर के कारण आता है लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वो मेरा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क में आता है। अब इम्पोर्टेंट रिस्क में विच मे बी अपसेट द फैमिली फाइनेंस, फैमिली बिजनेस, इन सब के कारण बैडली रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रिस्क में मेरा फैमिली डिस्प्यूट के कारण आ जाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको रिकवर करने में, वो सब मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क में आता है। अब एग्जांपल की बात करें तो जॉब लॉस, बिजनेस लॉस ड्यू टू रिसेशन ऑफ इकोनॉमी, कोरोना एक्सेट्रा, ये मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क में आएगा। एग्ज़ाम में हमको रिस्क दिया जाता है और कैटेगराइज करना रहता है कि कौन सा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क होगा, कौन सा इम्पोर्टेंट रिस्क होगा। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी रिस्क आता है तो वो कैटास्ट्रॉफिक रिस्क है। इसके अलावा फैमिली या पर्सनल बिजनेस या पर्सनल फैमिली के कारण जो कुछ भी आता है वो मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ऐसे रिस्क जिसको कि क्वांटिफाइड किया जाए या मेजर्ड किया जाए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यानी पैसे का नुकसान होता है, धन संपत्ति की नुकसान होती है, वो फाइनेंशियल रिस्क है। जैसे चेंज द वैल्यू ऑफ असेट, शेयर का प्राइस गिर जाना, बढ़ जाना, ये सारा रिस्क मेरा फाइनेंशियल रिस्क में आएगा, जिसको कि हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी गणना हो सकती है, जिसको कि मेजर्ड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर्ड नहीं किया जा सके, क्वांटिफाइड नहीं हो सके, जैसे हेल्थ रिलेटेड रिस्क, बीमार पड़ जाना, इल हेल्थ,
ट्रीटमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, ये मेरा नॉन फाइनेंशियल रिस्क है कि इसकी गणना नहीं हो सकती है कि ये मेरा कितना होगा, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कितना खर्चा आएगा, इमीडिएट पता नहीं चलता, ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आएगा। अब आता है डायनेमिक रिस्क और स्टैटिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क चेंज ऑफ इकोनॉमी के कारण होता है। लाइक वाइज जैसा कोरोना के कारण जो भी इकोनॉमी में चेंजेज आया, वो मेरा जो चेंजेज आएगा वो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रिस्क। चेंज ऑफ द प्राइस लेवल, क्रूड ऑयल का प्राइस अप्स एंड डाउन होता है इकोनॉमी के कारण, तो ये मेरा डायनेमिक रिस्क है। टेस्ट, फैशन, इनकम, लोग हाइजीनिक ज़्यादा हो गए हैं तो बर्गर के कॉस्ट घट जाएगा, तो दैट इज एक रिस्क होगा जो डायनेमिक रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी चेंज और अपग्रेडेशन होता है, तो मेरा एक डायनेमिक रिस्क होगा। पॉलिटिकल अप हेव्स, ये सब जो कुछ है डायनेमिक रिस्क होगा। स्टैटिक रिस्क इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है, नॉट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी पे। डिसऑनेस्टी के कारण मेरा एक कस्टमर तो नहीं, एम्प्लॉय चोर है, तो वो स्टैटिक रिस्क है, वो फिक्स ही रहता है। ह्यूमन फेल्योर, ये सब डायनेमिक रिस्क में नहीं आएगा। मैनेज्ड बाय, डायनेमिक रिस्क को मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस के द्वारा। तो अब तक हम लोग डायनामिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क को देख चुके हैं, कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, इंपॉर्टेंट रिस्क को देख चुके हैं, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क को देख चुके हैं। अब आता है प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न पर्सन, एक आदमी के ऊपर नहीं होता है प्योर रिस्क। ओनली द चांस, केवल नुकसान का ही चांसेस है, कोई गेन का नहीं होता है। क्रिकेट मैच में बारिश हो गई, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होता है। बट क्रिकेट मैच में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, बाद में फिर से प्ले हो गया, तो गेम जीतने के भी चांसेस हैं, तो वो प्योर रिस्क नहीं हुआ। लाइक इंश्योरेंस कवर में इन प्योर रिस्क में इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है। फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डेथ ऑफ पर्सन प्योर रिस्क के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। डेथ ऑफ द पर्सन में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्योर रिस्क में आएगा। स्पेकुलेटिव रिस्क, ये अंडर कंट्रोल ऑफ अ कंसर्न पर्सन है, आदमी चाहे तो वो गैम्बलिंग ना करे तो वो उसका ये रिस्क बच जाता है, तो ये कंट्रोल होता है कंसर्न पर्सन से। देयर इज ए चांस ऑफ लॉस एज वेल एज गेन ऑल्सो, मतलब जुआ खेला तो प्रॉफिट भी हो सकता है, तो स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं। इंश्योरेंस कवर नहीं लिया जा सकता है। लॉटरी, हाउस राइडिंग, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, दीज आर द स्पेकुलेटिव रिस्क। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क को। तो फंडामेंटल रिस्क दैट इफेक्ट द लॉस लॉट्स ऑफ पीपल टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान करता है। लाइक ट्रेन एक्सीडेंट, कोरोना वायरस, एक साथ बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है, तो ये फंडामेंटल रिस्क है। पर्टिकुलर रिस्क, किसी पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर आदमी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लोकेशन को ही इफेक्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर रिस्क। या थेफ्ट ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मेरा पर्टिकुलर रिस्क में भी आएगा, पर्टिकुलर रिस्क में ही आएगा। फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क, वहाँ पे रिस्क का टाइप दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से रिस्क में आएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर बिजनेस तक ही सीमित रहता है। दो केस ऑफ डिसास्टर, अर्थक्वेक, लॉट्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस डील विथ ए पर्टिकुलर बिजनेस पर ही। बट इन द केस ऑफ, अगर नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा के कारण, लॉट्स ऑफ पीपल इफेक्ट होते हैं, इन सच केस फिर भी बहुत सारे लोगों को कंपनी उसके प्रोबेबिलिटी, इन सच केस द इवेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस केवल पर्टिकुलर बिजनेस को ही इफेक्ट करता है। बट कभी अगर नेचुरल प्राकृतिक आपदा हुई, लाइक अर्थक्वेक, भूकंप, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, ऐसे केस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रीमियम। नॉर्मली नेचुरल डिसास्टर में भी LIC तो कम से कम क्लेम देती ही है। अब हम आते हैं अगेन हजार्ड पे। हजार्ड पेरिल्स के टाइम में ही बताया गया है। हजार्ड का इफेक्ट होता है पेरिल। लंग कैंसर किसी को हुआ तो स्मोकिंग के कारण हुआ, तो स्मोकिंग होगा हजार्ड, पेरिल होगा लंग कैंसर। अब हजार्ड को दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं फिजिकल हजार्ड, एक होते हैं मोरल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड आदमी के एज, आदमी के मेल फीमेल क्या है उसके ऊपर, आदमी के फैमिली हिस्ट्री, आदमी का
जॉब ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और मोरल हैज़ार्ड की अगर हम बात करें तो मोरल हैज़ार्ड में आदमी की इंटेंसिटी चेक की जाती है कि वो इंश्योरेंस क्यों लेना चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है। तो वो सब चीज़ें हमारा मोरल हैज़ार्ड में चेक होता है। अब हम आते ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं। तो पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट और एटलीस्ट रिड्यूस द रिस्क। रिस्क हम आइडेंटिफाई इसके लिए करते हैं कि अगर रिस्क है तो उसको एलिमिनेट किया जाए, कम से कम उसको कम कर दिया जाए। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस में एक फार्मूला आता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस MPL, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरिल स्ट्राइकिंग, जितना हो सकता है यही होगा प्रोबेबल मैक्सिमम नुकसान, मैक्सिमम लॉस। प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस का फार्मूला यही है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, कितना चांसेस है पेरिल स्ट्राइकिंग का, इज इक्वल टू प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस PML। अब रिस्क को 4 भागों में बांटा जाता है रिस्क मैनेजमेंट को। या तो हम रिस्क को प्रिवेंट करें, बच जाए, उससे अवॉइड करें, या रिड्यूस करें, अगर हम बच नहीं सकते तो कम से कम कर दें, या रिटेन कर दें, हम झेल जाएं रिस्क को, या ट्रांसफ़र कर दें दूसरे के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट 4 ही चीज़ों से रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रिवेंट, रिड्यूस, रिटेन और ट्रांसफ़र। अब लॉस रिडक्शन टेक्निक क्या है, रिस्क को लॉस करने का टेक्निक क्या है, हेजिंग एक टेक्निकल टर्म है। नॉर्मली ये यूज किया जाता है रिस्क को स्प्रेड करने में, बहुत सारे अलग अलग रिस्क को एक रिस्क को बांट दिया जाता है कि एक जगह पे रिस्क आने से अच्छा है कि वो कई जगहों पे रिस्क हो, ट्रांसफ़र कर दी जाती है हेजिंग के थ्रू। सेपरेशन इन्वॉल्व आइसोलेशन द सब्जेक्ट द सेम रिस्क, कीपिंग इन्वेंट्री इन डिफरेंट प्लेस। मान लो मेरा इन्वेंट्री का रिस्क है तो हम उसको अलग अलग जगह पर रख देंगे, तो ये मेरा सेपरेशन भी हो गया। तो लॉस रिडक्शन टेक्निक में हेजिंग, सेपरेशन, डुप्लीकेशन, हम बैकअप बना के रखे हैं, बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी बना के रखा है, ये भी मेरा लॉस रिडक्शन है। डाइवर्सिफिकेशन is a possible of in business making a product in demand in a different time of the product in a different market। अभी मारुति कंपनी वेंटिलेटर बना रहा है एट ए क्वारंटाइन में, कोरोना टाइम में। मीन्स ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्शन कम हो गया है, उसका मेन कार कंपनी की जगह पे अब वेंटिलेटर कंपनी हो गई है, वेंटिलेटर बना रहा है। तो दैट इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन टेक्निक। नाउ इंडेमनिटी और एग्रीमेंट, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, वन पार्टी एग्रीगेट टू कंपनसेट अदर। हम एक ऐसा एग्रीमेंट बना चुके हैं कि मेरा जो कुछ भी नुकसान होगा, मेरा इंडेमनिटी एग्रीमेंट है किसी और पार्टी से, वहाँ से हमको कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है। सो ये हमारा पहला चैप्टर था। थैंक्स अ लॉट।